हाय। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल नाम से ही आप समझ गए होंगे कि किसी प्रोडक्ट की शुरुआत से लेके एंड तक हम जो साइकिल होती है उस बारे में पढ़ेंगे कि प्रोडक्ट कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ पे एंड होता है। ठीक है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बहुत सिंपल है, ऐसे समझो जैसे कि एक ह्यूमन से अगर आप उसको करते हो कंपेयर। जैसे एक इंसान पैदा होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, बड़े होने के बाद एक स्टेज आती है जब वो बुढ़ा हो जाता है, उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। सिमिलरली एक प्रोडक्ट भी उन्हीं स्टेजेस से होके गुजरता है, तो उसको हम प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के नाम से जानते हैं मार्केटिंग के लैंग्वेज में। देख लेते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल ऐसा क्या होता है। एवरी प्रोडक्ट गोज थ्रू अ जर्नी जस्ट लाइक लिविंग बींग्स, बर्थ, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। जैसा कि मैंने अभी कहा, बर्थ मतलब पैदा होना, धीरे धीरे बड़ा हुआ, उसके बाद मैच्योरिटी पे पहुंच गया, बुढ़ापे पे, और उसके बाद उसका डिक्लाइन हो जाता है, जैसे कि उसकी डेथ हो जाती है। This journey is what we call the product life cycle. Product life cycle represents the journey of a product from its launch to its decline. उसके स्टार्टिंग से लेकर उसके एंडिंग तक जो भी प्रोडक्ट एक स्टेजेस से होके गुजरता है उसे हम प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के अंदर डालते हैं। अंडरस्टैंडिंग प्रोडक्ट लाइफ साइकिल हेल्प करता है बिजनेसेस को टू मेक स्ट्रेटेजिक डिसीजंस अबाउट मार्केटिंग, प्राइसिंग, प्रोडक्शन एंड सो ऑन। जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की स्टडी होती है उससे बिजनेसेस को पता चल जाता है कि हमें किस किस स्टेज पे कौन कौन से डिसीजंस लेने हैं जो कि लॉन्ग टर्म में हमारे बिजनेस के लिए बहुत अच्छे हैं। ठीक है, एक नॉर्मल सी डेफिनेशन है। देखो, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का जो क्वेश्चन है वो डेफिनेटली आपके एग्जाम में आता ही आता है। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के स्टेजेस आप अच्छे से समझ लेना, और उसको अपनी लैंग्वेज में आप जब आप लिख के आओगे समझने के बाद, तो आपको चांसेस है कि अच्छे नंबर मिले। ठीक है, और ध्यान रखना कि ये जो भी मैं डायग्राम एक्सप्लेन करूंगी इसको जरूर ड्रॉ करके आना, क्योंकि आपके मार्क्स आधे इस डायग्राम पे भी बेस्ड है। ठीक है, एक डेफिनेशन है, द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज द प्रोसेस प्रोडक्ट गोज थ्रू फ्रॉम इट्स इंट्रोडक्शन इन द मार्केट अंटिल इट इज विथड्रॉन। विथड्रॉन का मतलब है डिक्लाइन या उसको खत्म हो जाना, बिल्कुल मार्केट से ही चला गया। अब धीरे धीरे और हाँ, एक चीज और है कि आप एक या दो डेफिनेशंस, अगर सपोज 10 नंबर का क्वेश्चन है तो डेफिनेशन जो किसी भी फेमस राइटर की है वो जरूर लिख के आना, उससे आप एक या दो नंबर एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। नाउ स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल हम देख लेते हैं। स्टेजेस, अब देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हमने टाइम लिया हुआ है और यहाँ पे वाई एक्सिस पे हमने सेल्स और रेवेन्यू लिया हुआ है। ऐसे समझो कि यहाँ से जब एक प्रोडक्ट मार्केट में आता है, टाइम कम है, अभी नया नया प्रोडक्ट है, ठीक है, धीरे धीरे प्रोडक्ट की ग्रोथ हो रही है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, प्रोडक्ट की ग्रोथ हो रही है। तो यहाँ पे जो ये स्टेज, इसको हम बोलते हैं इंट्रोडक्शन स्टेज। अभी इन स्टेजेस को मैं आपको एक एक स्लाइड में एक्सप्लेन करूंगी। अभी एक ओवरव्यू समझ लो कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की क्या स्टेजेस होती है और क्या उनका काम होता है। ठीक है, सबसे पहली स्टेज होती है इंट्रोडक्शन की, जब प्रोडक्ट मार्केट में नया नया आता है। इस टाइम क्या है, आपकी सेल्स जो है, देखो सेल्स आपकी कम है क्योंकि प्रोडक्ट अभी नया है, लोगों को ज्यादा इसके बारे में अवेयरनेस नहीं, उन्हें नहीं पता। फिर धीरे धीरे विद टाइम, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे आपकी प्रोडक्ट की ग्रोथ बढ़ने लगती है, प्रोडक्ट ग्रोथ की तरफ जाता है और आपका सेल्स और रेवेन्यू बढ़ने लगता है। अंडरस्टूड? ठीक, देन उसके बाद जब आपने पूरी स्ट्रैटेजीज लगा दी, सब कुछ कर दिया प्रोडक्ट के लिए, तो प्रोडक्ट जिस स्टेज पे होता है उसको हम कहते हैं मेच्योरिटी या फिर पीक। ये पीक टाइम होता है जहाँ पे प्रोडक्ट बहुत ज्यादा अपने हाई पॉइंट पे होते हैं। ठीक है, सेल्स भी वहां पे सबसे ज्यादा होगी। लेकिन फिर जो लास्ट स्टेज होती है, देखो ये फर्स्ट स्टेज थी इंट्रोडक्शन, सेकेंड स्टेज थी ग्रोथ स्टेज, थर्ड स्टेज आ गई आपकी मेच्योरिटी, और जो लास्ट स्टेज होती है जब प्रोडक्ट मार्केट से चला जाता है या जाने वाला होता है, प्रोडक्ट का कोई वैल्यू नहीं रहता, तो वो डिक्लाइन स्टेज होती है, फोर्थ स्टेज। और टाइम सबसे ज्यादा है क्योंकि मार्केट में प्रोडक्ट बहुत टाइम से रह रहा है, लेकिन अब प्रोडक्ट की वैल्यू खत्म हो गई है, उसका सेल्स और रेवेन्यू भी डिक्लाइन करने लगता है। आप चाहो तो ये डायग्राम आप सिंपली ऐसे सीधा सा भी बना सकते हो, कोई ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे मैंने आपको एक एक्सप्लेन करने के तौर पे डायग्राम दिखाया हुआ है। ठीक है, तो अब एक एक करके हम इन स्टेजेस को समझते हैं कि इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी और डिक्लाइन ये होता है। अब एक चीज और ध्यान रखने की बात है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि क्या प्रोडक्ट लाइफ साइकिल सिर्फ सारे प्रोडक्ट होके गुजरते हैं, मतलब जितने भी प्रोडक्ट मार्केट में आए क्या सारे प्रोडक्ट गुजरते हैं? आपने आंसर लिखना है नो। सारे स्टेजेस, सारे प्रोडक्ट सारी स्टेजेस से होके नहीं गुजरते, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो आपने मार्केट में लॉन्च किए, लेकिन लॉन्च करने के बाद ही आपको पता चल गया कि ये नहीं टिकने वाला, ये मार्केट से आउट हो जाता है, तो वो ग्रोथ और मेच्योरिटी तक पहुंच ही नहीं पाता, वो आगे वाली स्टेजेस पे जा ही नहीं पाता।
इसीलिए प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में सारे प्रोडक्ट्स नहीं होते, ठीक है। अब देखते हैं एक एक करके। इंट्रोडक्शन मतलब बर्थ, जस्ट लाइक ह्यूमंस, सिमिलरली प्रोडक्ट्स का भी बर्थ होता है, प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन होता है। कहाँ पे होता है? मार्केट में होता है। प्रोडक्ट इज न्यू इन द मार्केट, अभी जैसे मैंने बोला नया नया प्रोडक्ट है मार्केट में, एकदम नया है, सेल्स कम होगी। सेल्स कम कैसे होगी? यहाँ पे देखो साफ साफ दिया है, जब नया नया प्रोडक्ट आता है तो लोगों को कम इसके बारे में जानकारी होती है, ज्यादा लोग नहीं जानते हैं, तो सेल्स आपकी कम रहेगी क्योंकि कस्टमर अवेयर नहीं है अभी प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। आपको एज अ बिजनेसमैन मुझे बहुत हैवी मार्केटिंग करनी पड़ती है, एडवर्टाइजिंग पे, प्रमोशंस पे, मुझे अपने बोर्ड्स लगाने पड़ते हैं, लोगों को बताना पड़ता है कि ये प्रोडक्ट आया है, इसमें मुझे हैवी एक्सपेंस करना पड़ता है, तब जाके मेरा प्रोडक्ट आपको मार्केट में मिलेगा, ठीक है। प्रॉफिट कंपनी को इस टाइम पे जो इंट्रोडक्शन की स्टेज है, यहाँ पे प्रॉफिट कम होता है। प्रॉफिट कम इसलिए होता है क्योंकि सेल्स कम है। जब सेल्स बढ़ेगी तभी तो आपका धीरे धीरे आपको पता चलेगा कितना मुनाफा हुआ है, क्या प्रॉफिट हुआ है बिजनेस में। एक एग्जाम्पल देख लो मार्केटिंग के इस, जब भी ये क्वेश्चन आए प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का, मेक श्योर कि एक एग्जाम्पल आप जरूर अपने पास रखो। तो मैंने बहुत सिंपल आपको डीवीडी का एग्जाम्पल लिया है जो कि आप देख सकते हैं। DVDs were launched in the late 1990s as a new technology replacing VHS tape. पहले ना VHS tapes चलते थे, तो धीरे धीरे जब डीवीडी आई तो डीवीडी की सेल्स कम थी क्योंकि लोगों को लगा कि नहीं VHS टेप ही हम यूज करेंगे, हमें डीवीडी की कोई जरूरत नहीं। धीरे धीरे जब कंपनी ने उसके ऊपर हैवी एडवर्टाइजिंग की, हैवीली कंपनी ने जब स्पेंड किया मार्केटिंग के ऊपर, एडवर्टाइजमेंट के ऊपर कि कैसे डीवीडी बेहतर है VHS टेप से, तब जाके लोगों ने धीरे धीरे समझना स्टार्ट किया कि हाँ ऐसी भी कोई चीज है जो VHS टेप से बेहतर है और उनको अच्छी क्वालिटी देगी, अच्छी पिक्चर देगी। अंडरस्टूड। इंट्रोडक्शन स्टेज क्या कहती है? तो प्रोडक्ट मार्केट में नया है, सेल्स हमारी कम रहेगी, प्रॉफिट हमारे कम रहेंगे, लेकिन हमारे एक्सपेंसेस हैं वो बहुत ज्यादा रहेंगे क्योंकि हमें अभी लोगों को अवेयर करना है, ठीक है। देन सेकेंड स्टेज आपकी आती है ग्रोथ स्टेज, जो कि है हमारी सेकेंड स्टेज। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की सेकेंड स्टेज है हमारी ग्रोथ स्टेज। इसमें कस्टमर को पता चल गया कि हाँ ये प्रोडक्ट है जो कि मार्केट में नया आया है और पुराने जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उनसे, तो लोग इसको खरीदना स्टार्ट कर देंगे। सेल्स जो है कंपनी की वो धीरे 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 बढ़ने लगेगी, प्रॉफिट बढ़ेगा क्योंकि सेल्स बढ़ रही है। अब एक और हमें रिस्क होता है कि जब, वैसे देखो इन रियल लाइफ भी अगर आप देखो कि कोई भी चीज अगर अच्छी चल रही है तो आप देखोगे कि साथ वाला एक कॉम्पिटिटर जरूर उसमें मार्केट में एंटर कर जाता है। तो इसी तरीके से प्रोडक्ट के साथ जो होता है, अगर सपोज जैसे पहले टाटा के मसाले आते थे, ठीक है, अब देखा देखी आशीर्वाद वालों ने भी अपने मसाले निकालने स्टार्ट कर दिए, तो क्या हो रहा है यहाँ पे? कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है मार्केट में। जब भी प्रोडक्ट बहुत ज्यादा चलने लगता है तो कॉम्पिटिटर्स भी समझ जाते हैं कि भाई इसमें तो हम भी पैसे बना सकते हैं, तो हम भी इस फील्ड में उतरेंगे। तो यही चीज होती है। द कंपनी फोकसेस ऑन ब्रांड बिल्डिंग एंड इम्प्रूविंग प्रोडक्ट फीचर्स। अब हर एक कंपनी लगी हुई है बताने में कि हम ये फीचर दे रहे हैं, ये फीचर दे रहे हैं। अब ये कस्टमर के ऊपर है कि कस्टमर अपनी लॉयल्टी के साथ पुराने ही बिजनेसमैन के साथ जाता है या दूसरे कॉम्पिटिटर को ट्राई करता है कि एक बार उसका ट्राई करके देखते हैं प्रोडक्ट कैसा है। सेम डीवीडी का एग्जांपल यहाँ पे कंटिन्यू हो रहा है। इन द अर्ली 2000s सेल ऑफ डीवीडी रोज क्विकली, मोर मूवीज वर रिलीज। धीरे धीरे मूवीज रिलीज होने लगी तो जो लोग डीवीडी पे देखना प्रेफर कर रहे थे, VHS को लोगों ने ऑलमोस्ट छोड़ ही दिया था। प्रॉफिट इंक्रीज हो गया क्योंकि डिमांड बढ़ गई थी वर्ल्ड वाइड। जितना ज्यादा कंपनी ने फर्स्ट स्टेज पे एडवर्टाइजमेंट किया, मार्केटिंग की अपनी डीवीडीज के बारे में, उतना ज्यादा लोगों को पता चला। जब लोगों को पता चला तो वो उसे खरीदने लगे और क्या हुआ, कंपनी की सेल्स बढ़ी और कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ने लगा। ठीक है, इसमें ग्रोथ स्ट्रैटेजी कंपनी की क्या थी कि कंपनी ने जो पहले प्रोडक्ट लॉन्च किया था उसमें कुछ बेहतरी करी, कुछ एट्रीब्यूट्स डाले, कुछ चेंजेस किए, चाहे वो पैकिंग से रिलेटेड हो या ओवरऑल अपीयरेंस से रिलेटेड हो। अब कंपनीज ने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल चेंज किया, पहले आप दुकान में जाके डीवीडीज खरीद सकते थे लेकिन फिर वो ऑनलाइन भी आने लगी। इस तरीके से करके जब आप सोचोगे ना तो आप आंसर को लेंदी भी बना पाओगे और अपनी बात को कह भी पाओगे सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। देन जब ग्रोथ स्टेज हो गई, जब लोगों को पता चल गया, लोग खरीदने लगे, देन थर्ड स्टेज जो आती है आपकी वो होती है मेच्योरिटी की, जो कि होता है हमारा पीक पॉइंट। जैसे कि इस डायग्राम में मैंने बना के रखा हुआ है, ये थर्ड पॉइंट जो है ये पीक पॉइंट है, ठीक है। मेच्योरिटी पीक पॉइंट, यहाँ पे सेल्स सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे रहती है, सबसे ज्यादा सेल्स थर्ड पॉइंट पे रहती है जिसमें कि
कस्टमर्स चाहता है कि आपका प्रोडक्ट ही बाय करे वो। मार्केट बिकम सैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड मीन्स कि जितने ये देखो आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, मैं आपको जल्दी से सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ। मार्केट बिकम सैचुरेटेड मतलब कि जितने पोटेंशियल कस्टमर थे वो आपका प्रोडक्ट बाय कर चुके हैं। अब रेयरली आपके पास कोई कस्टमर है जो खरीदेंगे, या फिर आप कॉम्पिटिटर्स के कस्टमर्स को छीन के अपने प्रोडक्ट बेचोगे। इस टाइप से मार्केटिंग में चलता है, ठीक है। मार्केट बिकम सैचुरेटेड इस स्टेज पे। इंटेंस प्राइस कंपटीशन। अब जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं वो, क्योंकि सारे कस्टमर तो ऑलरेडी इन्वॉल्व हो चुके हैं परचेजिंग में, तो कॉम्पिटिटर्स प्राइस से खेलते हैं कि मैं इतना प्राइस कम कर देता हूँ या इतनी अच्छी क्वालिटी दे देता हूँ तो शायद लोग खरीद लें। प्रोडक्ट की उतनी अब वैल्यू नहीं रह जाती, प्रोडक्ट एकदम पीक पे है, ठीक है। एग्जाम्पल सेम डीवीडी वाला कंटिन्यू हुआ है। बाय द मिड 2000s ऑलमोस्ट एवरी हाउस होल्ड हैड द डीवीडी प्लेयर्स, ठीक है। हर एक हाउस होल्ड के पास डीवीडी प्लेयर्स था। अब कोई भी आपका वीएचएस प्लेयर को नहीं यूज कर रहा था उस टाइम पे। सेल्स एकदम हाई पॉइंट पे थी। हैड रीच्ड इट्स कंपटीशन, एक्सक्यूज मी, कंपटीशन बढ़ गया था। प्राइजेस धीरे धीरे कम हो रहे थे क्योंकि अब सारे लोग एक ही चीज बेच रहे हैं, ठीक है। तो कोई ना कोई तो प्राइस ड्रॉप करके और कस्टमर बनाने की कोशिश करेगा। इसीलिए मेच्योरिटी पॉइंट पे आपके कॉम्पिटिशन्स जो है वो ट्राई करते हैं कि वो कम प्राइस बेच दें ताकि आपके जो कस्टमर्स हैं वो उनके पास चले जाएं। समझ रहे हो बातों को? आप एक साथ करके जोड़ो, अब आपको समझ में आएगा कि मैं क्या समझा रही हूँ, ठीक है। देन लास्ट स्टेज जो कि आपकी फोर्थ स्टेज है, दैट इज द एंड या डिक्लाइन ऑफ अ प्रोडक्ट। वहां पे प्रोडक्ट बिल्कुल ऑलमोस्ट मार्केट से खत्म हो जाता है, ये फोर्थ स्टेज। डायग्राम जरूर बना के आना, बार बार रिपीट कर रही हूँ, ये क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में। देन उसके बाद डिक्लाइन जो स्टेज होती है, इसमें क्या है, सेल्स जो है डिक्रीज करती है रैपिडली। सेल्स स्टार्ट फॉलिंग ड्यू टू न्यू टेक्नोलॉजी, चेंजिंग कस्टमर टेस्ट एंड सब्स्टिट्यूट। अगेन आई एम रिपीटिंग दैट सेम थिंग कि सेल्स इस पॉइंट पे एकदम कम होने लगती है। क्यों? क्योंकि कस्टमर का या तो टेस्ट चेंज हो जाता है, या फिर कस्टमर को जो आप बेच रहे हो उससे अच्छा कुछ प्रोडक्ट मिल रहा है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट मिल रहा है, या फिर कोई न्यू टेक्नोलॉजी ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रही है कि मुझे ये न्यू टेक्नोलॉजी चाहिए, अब मुझे बस हो गया, अब मैं और नहीं खरीद सकता ये प्रोडक्ट, ठीक है। कंपनीज इस पॉइंट पे आके जब डिक्लाइन पे कोई प्रोडक्ट आ जाता है तो या तो कंपनी उसको डिसकंटिन्यू कर देती है, या फिर उसी में कुछ चेंजेस लाके उसको रिवाइव करने की कोशिश करती है। स्टेज पे प्रमोशन एक्सपेंसेस कंपनी बिल्कुल नहीं करती क्योंकि सबको पता है अब ये प्रोडक्ट मार्केट में नहीं चलेगा। एग्जाम्पल सेम डीवीडी वाला कंटिन्यू करके, एक टाइम ऐसा आया था जब आपकी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग बहुत ज्यादा चलने लगी थी, डीवीडी प्लेयर्स को कोई नहीं मानता था। आपने खुद भी नोटिस किया होगा, पहले आपके घर में डीवीडीज थी, आप तो खुद सीडी लेके आते थे, चला के देखते थे, लेकिन अब सबके पास नेटफ्लिक्स है भाई, अमेजोन प्राइम है, किसी के पास जी है, तो सब ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कर लेते हैं। हार्डली अब तो कोई हॉल में भी जाता होगा। So today they are almost obsolete। यहाँ पे डीवीडी प्लेयर्स का एग्जांपल है, तो दे आर ऑलमोस्ट ऑब्सोलीट। अगर आपके पास कोई और एग्जांपल है आपकी बुक में दिया है तो आप वो भी लिख सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि सब डीवीडी ही लिख के आए, ठीक है। तो ये हमने समझी थी चार स्टेजेस की, स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की चार स्टेजेस: इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मेच्योरिटी एंड डिक्लाइन। अब इसके बाद हम देखते हैं कुछ फैक्टर्स, फैक्टर्स जो कि इफेक्ट करते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को। सबसे पहला आता है मार्केट डिमांड। अब देखो भाई, जिस चीज की डिमांड ज्यादा होगी, चांसेस हैं कि वो प्रोडक्ट ज्यादा ग्रो करे, ज्यादा देर मार्केट में टिका रहे। लेकिन अगर उस चीज की डिमांड नहीं है तो चांसेस है कि वो प्रोडक्ट जल्दी डिक्लाइन स्टेज की तरफ आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, बारिश का सीजन अगर होता है तो बारिश में लोगों को किस चीज की जरूरत है? रेनकोट्स की, अम्ब्रेला की, छातों की जरूरत पड़ेगी। सिमिलरली कोविड के टाइम पे लोगों को प्रोटेक्शन मटेरियल ज्यादा चाहिए था, सैनिटाइजर, ग्लव्स, जो भी चीजें आपको कोविड के टाइम चाहिए थी, क्या वो आपको अब चाहिए? नहीं चाहिए। तो मार्केट डिमांड बहुत जरूरी है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को इफेक्ट करने के लिए। मार्केट डिमांड जैसी होगी वैसे ही आपकी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इफेक्ट होगी। सेकेंड जो पॉइंट है जो कि इफेक्ट करता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को, वो है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। टेक्निकली आप कितने एडवांस हो, आपका प्रोडक्ट जो है वो पुराना तो नहीं हो गया, ऑब्सोलीट तो नहीं हो गया। अगर ऑब्सोलीट हो रहा है तो फिर वो का प्रोडक्ट जल्दी से जल्दी डिक्लाइन स्टेज की तरफ जाने लगेगा, ठीक है। मूविंग ऑन, एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले इसमें। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का एग्जाम्पल है स्मार्टफोन्स रिड्यूस द डिमांड फॉर MP3 प्लेयर्स एंड डिजिटल कैमराज।
पहले देखो छोटे-छोटे डिजिटल कैमरास चलते थे, बहुत ज़्यादा लोगों में क्रेज़ था कि मुझे डिजिटल कैमरा लेना है। लेकिन अब क्या हो गया है, लोगों के फ़ोन में ही सारे फीचर्स हैं, तो उनको अलग से कैमरा कैरी करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है? क्योंकि हम टेक्निकली एडवांस हैं। मेबी आने वाले टाइम में कुछ ऐसा हो जाए कि हम स्मार्टफ़ोन की भी ज़रूरत ना पड़े फ़ोटो क्लिक करने के लिए, कुछ अलग ही डिवाइसेज़ आ जाएँ, यू नेवर नो। देन उसके बाद कॉम्पिटिशन, मोर कॉम्पिटिटर्स शॉर्टन द मैच्योरिटी स्टेज बिकॉज़ कस्टमर्स हैव मेनी ऑप्शंस। देखो कोई प्रोडक्ट है, ठीक है? उसके अगर बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, तो ज़रूरी नहीं कि वो चारों स्टेजेस से होके जाए। कभी-कभी प्रोडक्ट मार्केट में आया, आते ही पता चला कि उसके तो बहुत सारे कॉम्पिटिशन है, तो बहुत सारा कॉम्पिटिशन है, प्रोडक्ट डिक्लाइन हो गया। वो इंट्रोडक्शन के बाद उसकी सेकंड एंड थर्ड स्टेज पे गए नहीं, वो सीधा डिक्लाइन हो गया। एग्जाम्पल, कोक वर्सेस पेप्सी कीप बोथ इन मैच्योरिटी स्टेज विद हेवी कॉम्पिटिशन, ठीक है? देन उसके बाद मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, स्ट्रॉन्ग प्रमोशन, ब्रांडिंग, प्राइसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन कैन एक्सटेंड अ प्रोडक्ट लाइफ। अगर आप बहुत अच्छे से एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो किसी चीज की, ब्रांड आपने ब्रांड इमेज बहुत स्ट्रॉन्ग बनाई हुई है, तो चांसेस हैं कि उसकी जो मेच्योरिटी स्टेज है वो ज्यादा टाइम तक एक्सपेंड करे एज कम्पेयर टू वो प्रोडक्ट जिनकी आप ज्यादा प्रमोशन नहीं कर रहे हो, उसकी प्राइसिंग के साथ आप खेल नहीं रहे हो, तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बहुत कम है, आप तरह-तरह के सोर्सेज़ नहीं यूज़ कर रहे हो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी लाइफ साइकिल में, ठीक है? अब देखो मैगी जो है आज भी पॉपुलर है, क्यों पॉपुलर है? क्योंकि लोग खाते हैं भाई, ऐसी उन्होंने स्ट्रैटेजीज़ यूज़ की हैं, लोगों के दिमाग में बैठा दिया है कि 2 मिनट में इंस्टेंट कुछ खाना है, मैगी बना लो, अंडरस्टूड? देन उसके बाद आपका आता है इकोनॉमिक कंडीशंस, जो भाई इकोनॉमी बहुत अच्छी होगी वहां पे लोगों की स्पेंडिंग हैबिट्स अच्छी होंगी। अगर किसी कंट्री की पर कैपिटा इनकम बहुत अच्छी है तो लोग अच्छे से स्पेंड करेंगे, अपने लिए बेहतर चीजें लेंगे, ठीक है? लेकिन अगर कहीं पे रिसेशन आ रहा है जहाँ इकोनॉमी डिक्लाइन कर रही है, तो हो सकता है कि कस्टमर कॉस्ट कटिंग करे, सेल्स कम हो जाएगी। सिमिलरली नेक्स्ट पॉइंट जो कि इन्फ्लुएंस करता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को, वो है कंज्यूमर प्रेफरेंसेस। अगर किसी का टेस्ट चेंज हो गया, प्रोडक्ट में डिक्लाइन अनलेस कंपनीज अडेप्ट। तो जब तक, और एक एग्जांपल बहुत अच्छा इसका था नोकिया का। नोकिया का एग्जांपल बहुत था कि कंपनी ने चेंज करने के लिए मना कर दिया, उन्होंने कहा ना हम तो ड्यूरेबल प्रोडक्ट बना रहे हैं, लेकिन बाकी लोगों ने क्या किया, मार्केट के साथ वो अडेप्ट हो गए, उन्होंने अपने प्रोडक्ट में चेंजेस लाए, इसीलिए आज देखो नोकिया नहीं है लेकिन बहुत सारी ब्रांड्स हैं जो कि आपको फोन प्रोवाइड करती हैं, ठीक है? फोन या फिर गैजेट्स जो भी हो, तो कस्टमर प्रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के लिए। देन उसके बाद गवर्नमेंट की पॉलिसी, भाई बिजनेस जो है वो एक सोसाइटी में काम कर रहा है तो उसे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं, तो गवर्नमेंट पॉलिसीज का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसीलिए फैक्टर जो अफेक्ट करता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को वो गवर्नमेंट पॉलिसीज भी है, कि क्या क्या रूल्स चल रहे हैं, कोई बैन तो नहीं लगा, जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसको कोई बैन तो नहीं लगाया सरकार ने, तो उसके बेसिस पे आपका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का स्टेजेस डिसाइड होता है, ठीक है? लास्टली प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फॉर अंडरस्टैंडिंग प्रोडक्ट परफॉर्मेंस एंड मार्केटिंग बिहेवियर। By analyzing the stages and influencing factors, businesses can optimize strategies for long-term success. सिंपल लैंग्वेज में समझो कि किसी भी मार्केटिंग बिजनेस के लिए मार्केटिंग मैनेजमेंट में प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसीलिए बिजनेसेस प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल को पढ़ते हैं, उनकी एक प्रॉपर स्टडी होती है ताकि उन्हें पता लगे कि लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए क्या क्या चीजें बेहतर हैं और कितना मैक्सिमम वो अपने रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को अच्छा बनाने के लिए, ठीक है? आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा आपको कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होती है। 5 से 10 नंबर में अगर आप जो मैंने एक्सप्लेन किया है ये विद दिस डायग्राम आप बना के आओगे तो बहुत अच्छा होगा, आपको आराम से नंबर मिल जाएंगे, ठीक है? ये डायग्राम, ठीक है? इसको आप सिंपल, अगर और सिंपल बनाना हो तो डायरेक्ट ऐसे करके भी बना सकते हो। डायग्राम आप चाहे जैसे भी बनाओ, बस आपको समझाना चाहिए कि आपने क्या लिखा है, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।